हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिन बच्चों का कल साइंस का पेपर है क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हमारा डार्विनिज्म के ऊपर है। तो जानते हैं डार्विनिज्म क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे डार्विनिज्म की थ्योरी किसने दी। तो डार्विनिज्म की थ्योरी डार्विन ने दी थी। और आइए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। चार्ल्स डार्विन प्रपोज्ड द थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ही प्रेजेंटेड हिज वर्क इन अ बुक। इन्होंने अपने वर्क को एक बुक में प्रकाशित किया, यानी कि उसको लिखा। और उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये इनकी बुक का नाम है। तो कभी कभी जो हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये दे सकते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लें। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी बुक का नाम है। डार्विन की थ्योरी किन फैक्ट पर बेस्ड थी, आइए जानते हैं वो फैक्ट क्या क्या है। पहला है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब कि ओवर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जब तादाद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर बोलते हैं। प्रोडक्शन का मतलब पैदा करना, यानी कि जो ओवर प्रोडक्शन का टेंडेंसी है उसके अंतर्गत क्या आता है, आइए देखते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज दियर नंबर रैपिडली बाय रिप्रोडक्शन। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी पावर होती है कि वो अपने जैसा ही क्या कर सकें, एनिमल को बना सकें और वो रैपिडली ग्रोथ कर सकें। और ऐसा किसके थ्रू होता है, तो आप जानते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू ये ऐसा संभव है। तो एज अ रिजल्ट, इसके रिजल्ट में होगा क्या, द नंबर ऑफ़ मेंबर्स इंक्रीज इन जियोमेट्रिक एरिया। और जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक जियोमेट्रिक एरिया में क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, उनका रेशियो वहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर हम सी अर्चिन की बात करें तो सी अर्चिन प्रोड्यूसेस, सी अर्चिन कितना प्रोड्यूस करता है, तो ये लगभग 10 लाख एग पर ईयर प्रोड्यूस करता है। आप सोच सकते हैं कि अगर ये 10 लाख जो एग्स हैं, अगर इन सभी एग्स में से एक सिंगल सी अर्चिन बन जाए, तो आप जानते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में केवल और केवल सी अर्चिन ही होंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये पैदा हो जाते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे अंडे ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, नेचर के थ्रू इनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ता है। स्कैरिस की बात करें तो स्कैरिस का जो फीमेल होता है वो लगभग 2,70,00,000 एग अपने पूरे लाइफ में जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप सोच सकते हैं स्कैरिस की फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है, अगर ये जो ओवर प्रोडक्शन वाले एग हैं इन सभी का अगर आगे पर्टिकुलर ग्रोथ हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ग्रोथ इतनी होती नहीं है। तो ये होल लाइफ में इतना प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म ओवर प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ दियर स्प्रिंग, बट द अमाउंट ऑफ फूड एंड द प्लेस गाइस, ये प्लेस ऑफ काट देंगे, प्लेस टू लिव ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो ओवर प्रोड्यूस लार्ज एग हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग, यानी कि इनका अमाउंट जो होता है, इनको फूड नहीं मिल पाता, शेल्टर नहीं मिल पाता, रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती। इन सभी कारणों की वजह से क्या होते हैं, ये लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत सारे एग बेकार हो जाते हैं, उनके अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होती है और अर्थ पर इनकी जो संख्या है वो लिमिटेड बनी रहती है। तो ओवर प्रोडक्शन अगर करते हैं तो ओवर प्रोडक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन करने से क्या होता है कि मान लो बहुत सारे एक बेकार भी हो गए, तो उनमें से कोई ना कोई तो जो है आगे जर्मिनेट करेगा ही, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी एनिमल्स में होती है। आइए चलते हैं सेकेंड पॉइंट, जो डार्विन ने जिस पर बात कही, तो वो क्या कही, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अगर आप कहीं भी अपने एग्जिस्टेंस को दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंतर्गत क्या है कि ऑर्गेनिज्म नीड फूड। ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह चाहिए। उनको जीवन के लिए ये 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं। और इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दे कम्पीट विथ ईच अदर, ये आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लड़ाई करते हैं। और फर्दर जो जीतता है यहाँ पर, जो स्ट्रगल में आगे बढ़ता है, वही क्या करता है, इन सभी कारणों से अगर वो स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाता है तो ही उनका जर्मिनेशन, उनका ग्रोथ आगे डेवलप हो सकता है। दिस इज़
कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस पूरे चीज़ को हम, इन सभी चीज़ के लिए जो कम्पीट करने की जो प्रक्रिया है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यानी अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए वो इन सारी कंडीशन से क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं, इनको हराते हैं। आइए बात करते हैं कि किस तरह के स्ट्रगल यहाँ पर हैं। तो पहला जो हमारा फॉलोइंग टाइप स्ट्रगल है, पहला स्ट्रगल कहता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसके अंतर्गत क्या है कि द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। इंट्रा का मतलब उसी के अंदर। अगर हम इन दो वर्ड का मीनिंग समझ जाएं, जैसे कि यहाँ पर इंट्रा लिखा है और यहाँ पर इंटर लिखा है। इंटर का मतलब अलग अलग, इंट्रा का मतलब सेम। तो यहाँ पर क्या है, तो इंट्रा स्पेसिफिक द स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में क्या होती है, स्ट्रगल होती है इन सभी चीज़ों के लिए, लाइट के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए। तो ये हमारा इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाता है। ऑल ऑफ द मेंबर्स नीड सिमिलर थिंग्स, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रगल इज़ वेरी मच डेंजरस। क्योंकि इस तरह के जो एनिमल होंगे, जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल कर रहे होंगे, उनके अंदर ज़रूरतें जो होंगी वो सेम होंगी, और ऐसी सेम ज़रूरतों को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये सो मच डेंजरस होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में क्या होगा, ये स्ट्रगल डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा ये डेंजरस नहीं होता। बट आप जानते हैं कि अगर रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, खाने के लिए स्ट्रगल करना पड़े, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इन्वायरमेंटल स्ट्रगल में क्या होता है कि द स्ट्रगल ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट नेचुरल फैक्टर। यानी अगर इन्वायरमेंट से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लो वहाँ ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, और टेम्परेचर वेरिएशंस हो गई, विंड हो गई, बहुत हवा चल रही है, इन सभी चीज़ों से जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जो नेचुरल स्ट्रगल है, वो भी यहाँ पर क्या है, वो भी इसका इफ़ेक्ट इसका एनिमल्स पर पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल हो गया। यानी कि पहला तो पॉइंट हमने कवर किया जो है ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है। यानी एनिमल्स में क्या होती है कि अपने जीवन को, अपने जनरेशन को बचाने के लिए उनमें ओवर प्रोडक्शन, एग के ओवर प्रोडक्शन की टेंडेंसी होती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं वो अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है डार्विनिज्म का। ये कहता है कि वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। वेरिएशंस का मतलब आप समझ रहे हैं, वेरिएशंस का मतलब होता है चेंज, और उनके इनहेरिटेंस यानी कि उनके जो जनरेशन टू जनरेशन जाने की जो प्रक्रिया है, उनमें अगर वेरिएशंस हो जाएं तो क्या होगा। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। टू ऑर्गेनिज्म इन नेचर सो डिफरेंसेस। दो ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत सारी डिसिमिलरिटीज होंगी, यानी कि वो बहुत ही अलग अलग होंगे, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेज होंगे। दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस, और इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ अ पेरेंट ऑल्सो डिसिमिलर। अगर हम किसी एक पेरेंट के चिल्ड्रंस की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, बच्चे, मान लो किसी के दो बच्चे हुए तो वो दोनों बच्चे भी एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं, उनमें भी डिसिमिलरिटीज़ होती हैं। दोज ऑर्गेनिज्म इन विच वेरिएशंस आर फेवरेबल टू द एनवायरनमेंट सर्वाइव। अगर इन जो ये वेरिएशंस हो रही हैं और ये वेरिएशंस क्या करती हैं, फेवरेबल होती हैं, तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस एज सच एनवायरनमेंट में वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। अगर यही जो कंडीशंस है, यही जो वेरिएशंस है वो उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस में वो मर जाते हैं, क्योंकि वो उस वेरिएशन को क्या कर सकते हैं, वो उसको एसिमिलेट नहीं कर पाते, वो उसका एसिमिलेशन यानी उसके साथ एडेप्टेशन को वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डाई हो जाते हैं। और गाइस इसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा डाई, DIE, डाई मतलब मर जाएंगे। दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। और ये वेरिएशंस क्या करते हैं कि ये जो है इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन में, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोजेनी सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। और इनमें जो बदलाव आ रहे हैं, ये जो है क्या करेंगे, इनकी जो प्रोजेनी होगी, आगे की जो जनरेशन होगी, वो इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड होगी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो डार्विन ने जो अगले पॉइंट की बात की थी वो था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, ऐसा इन्होंने बताया। तो इन्होंने
इन्होंने 4 पॉइंट में कहा कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। आइए जानते हैं इस पॉइंट के बारे में। ड्यू टू दीज वेरियस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड यूजफुल inheritable variations, only those individuals survive which are best fitted to new conditions of the life, at the least fit or first to perish। कहने का इनका मतलब ये है कि जो वेरियस तरह के जो स्ट्रगल हैं एग्जिस्टेंस के लिए वो यूजफुल होते हैं हेरिटेबल वेरिएशंस के लिए, यानी कि जो वेरिएशन है वो इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और जो एनिमल जो इंडिविजुअल इसमें सरवाइव कर जाते हैं बेस्ट फिट होते हैं इसमें न्यू कंडीशंस को वो क्या करते हैं अपने साथ अडेप्ट कर लेते हैं, वो उनमें रहना सीख जाते हैं, तो वो वहाँ पर क्या करेंगे ग्रो करेंगे, बेस्ट फिटेड हो जाएंगे वहाँ पर और ग्रो करेंगे। और जो वहाँ पर लीस्ट फिट होंगे वो क्या करेंगे फर्स्ट टू पेरिश, यानी कि वो क्या करेंगे कि धीरे धीरे उनका जो है वहाँ से खात्मा होने लगेगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस चीज़ को कहा कि इसे हम क्या कहते हैं, इसको ये टर्म किसने दिया था, तो वो टर्म दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कि स्पेंसर द्वारा हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है नेचुरल सिलेक्शन। जो इनकी थ्योरी का थीम था वो क्या है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या है, इन्होंने 5th पॉइंट में बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज़ द वर्ड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का क्या मतलब कि यहाँ पर जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, और इसी को हमने क्या कह दिया नेचुरल सिलेक्शन कह दिया कि यानी नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा, जो इसके लिए नेचर के लिए फिट बैठेगा वही यहाँ पर सिलेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पर सर्वाइव करेगा। इन सारी कंडीशंस को जो फॉलो करेगा, जो इसके साथ अडेप्ट हो पाएगा, वही यहाँ पर स्पीसीज़ आगे फर्दर ग्रो करेगा। बात करते हैं लास्ट पॉइंट यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ की बात करें तो वन वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन कॉजेज स्मॉल चेंज। अगर किसी एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल में एक चेंज हो गया है तो वो चेंज ही क्या कह आगे चल के छोटा सा चेंज जो बदलाव होता है वही आगे चल के इनहेरिट होता है, ट्रांसमिट होता है, और धीरे धीरे क्या होते हैं कि बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं, और यही बदलाव आपस में क्या करते हैं कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, इनके एंसेस्टर पॉपुलेशन से गिव राइज होते हैं, जो कि इनको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मान लीजिए कि आपके अंदर कोई कैरेक्टर जो डेवलप हो रहा है, भले ही वो छोटा सा चेंज है, लेकिन आगे आपकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो उनके अंदर और ज़्यादा ग्रो करके दिखेगा। यहाँ पर जैसे जिराफ की गर्दन लंबी, आप देखते हैं कि धीरे धीरे वो क्या करती हैं ग्रोथ होती जाती है, उनमें ग्रोथ होती जाती है, और एक आगे चल के न्यू इंडिविजुअल यानी कि नया जो है स्पीसीज़ वहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। अब जान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर लायन, टाइगर, कैट, पैंथर आर सिमिलर टू ईच अदर इन स्ट्रक्चर एंड नेचर। ये सारे क्या हैं स्ट्रक्चर और नेचर में सिमिलर हैं। दीज आर इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो ये सब क्या है एक कॉमन एंसेस्टर से, यानी कि इनके आप देखते हैं जैसे अगर हम कैट की बात करें तो कैट भी आपको थोड़ा थोड़ा शेर, लायन, टाइगर इन्हीं सब की तरह लगेगी। तो यानी ये एक ही फैमिली, एक ही एंसेस्टर स्टॉक से ये क्या हुए हैं ओरिजिनेट हुए हैं, और इसी को ही हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस दे इवॉल्व डिफरेंट वे, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ ग्रो हुए हैं, तो इनमें बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ हो गई हैं जिससे कि नए स्पीसीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो ये था ओवरऑल आज का डार्विनिज्म की थ्योरी। उम्मीद करती हूँ आपको डार्विनिज्म की थ्योरी ये समझ में आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे आने वाली जो वीडियो होगी वो इसी की तरह ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी जो कि हमारी लैमार्किज्म के ऊपर होगी, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर मस्ट वॉच करें। और आप सभी को कल के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे।